गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एसीएल यानी एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में देखेंगे। उसमें हमने आपको 7 एप्लीकेशंस लिखवाए थे। उसमें पहला जो एप्लीकेशन है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है, पहला एप्लीकेशन था ना वो। पहला एप्लीकेशन क्या था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। इससे हम लोग ने बीएसएल से भी निकाला था, लेकिन हम लोग अब एसीएल से निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट क्या था? क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। बी क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। डी एल क्या था? लेंथ एलिमेंट। म्यू नॉट क्या था? परमिबिलिटी। और समेशन ऑफ आई क्या था? उस लूप के अंदर टोटल करंट। ठीक है। हम लोग ने इसमें देखिए सबसे पहले एक वायर माना। ठीक है, वायर में करंट मान लो कितनी है? आई फ्लो हो रही है, सिंगल वायर है। इसमें करंट बाहर की ओर फ्लो हो रही है या हो सकता है अंदर की ओर फ्लो हो। तो जब वायर में करंट ऐसे लेंगे तो किस प्लेन में आएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया। अब हमको इसकी वजह से पी पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, पी पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। ठीक है, पी पॉइंट भी जब निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे इस तरीके से तो थंब के डायरेक्शन में क्या था? राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो बाहर की ओर, और हमको पी पॉइंट किधर है? इस तरफ की ओर है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी कि नहीं होगी? ऊपर की तरफ होगी। इसका मतलब पी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किधर हो जाएगी? बी वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो पी पॉइंट पे निकालना है तो पी पॉइंट से होता हुआ हम लोग ने ऐसा एक सिमेट्रिकल लूप खींचा जो सर्कल के फॉर्म में होगा। तो लूप किस प्लेन में हो जाएगा? फिर वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, और वायर किस में हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब इसी वायर को हम लोगों ने दूसरी पोजीशन दिखाई कि इसको वायर को वर्टिकल प्लेन में ले गए। तो ये जो प्लेन है ये कहाँ पे आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो जब हॉरिजॉन्टल में आया तो इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। अब वायर किस में हो गया? वर्टिकल प्लेन में। और ये लूप जो हो गया, ये लूप किस में हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। पी पॉइंट ये है। तो अब इसमें देखा जाए तो बी, अब बी की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? पहले ऊपर की ओर थी तो अब किधर हो गई? इनवर्ड हो गई। इसका मतलब इस पॉइंट पे बी की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये बी की डायरेक्शन आ गई। तो हम लोगों ने दोनों तरीके के डायग्राम बना दिए ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो। इसमें क्या था? वायर किस में था? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। लूप किस में आ रहा था? एम्पियर लूप आपका वर्टिकल प्लेन में। इसमें क्या है? वायर कहाँ पे है? वर्टिकल प्लेन में। और लूप किस में आ गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। पी पॉइंट पे हमको निकालना है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से डायग्राम आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक, तो ये एम्पियर लूप अगर अपन ने मान लिया। अब इसमें हम लोग को क्या लगाना है? वही एम्पियर सर्किटल लॉ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। ठीक है, अब इसमें अगर एक चीज़ देखें तो पी पॉइंट इधर है, पी पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो, लेकिन बी की वैल्यू क्या होगी? वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, हम लोगों ने इसमें डीएल एलिमेंट जो माना, ये जैसे मान लो डीएल एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है? अपने एलिमेंट लेते थे हम लोग डीएल, तो इसकी भी डायरेक्शन कहाँ होगी? बी की डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी? ठीक है, बी की डायरेक्शन में हो गई। इसका मतलब इस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। एंगल कितना बनाएगा? बी और डी एल के बीच एंगल 0 डिग्री। और बी भी क्या है? हर पॉइंट्स पे क्या रहेगा? कांस्टेंट। पी पॉइंट चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो बी भी कांस्टेंट हो गया और थीटा की वैल्यू भी क्या हो गई? 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग ने एसीएल लगाया। तो एसीएल का एक्सप्रेशन क्या था? बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। अब इसमें थीटा बी डी एल को क्या लिख सकते थे? ए डॉट बी है ये, तो ए डॉट बी को क्या लिखते थे? ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा था। तो बी डी एल कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1। और बी भी क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन साइन से बाहर ला सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बी को बाहर लाया और कॉस थीटा की 1 रखा। तो बी डी एल की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट आई। अब इस लूप के अंदर करंट कितनी है? सिर्फ आई करंट है। तो समेशन ऑफ आई की वैल्यू क्या हो गई? आई के बराबर। तो बी बाहर हो गया, डी एल अंदर हो गया, तो म्यू नॉट आई। अब इसमें जो डीएल है, अगर इस सभी पार्ट को कई सारे पार्ट बनाए जाएं तो ये किसके बराबर आएगा? लूप के सरकमफेरेंस के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब
इंटीग्रल ऑफ dl कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने b डॉट 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी p पॉइंट पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यही रिलेशन हम लोग का BSL से भी आता था, यानी कि बायो-सेवर्ट लॉ से भी आता था इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। ठीक है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब इसमें देखा जाए I कांस्टेंट करंट है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r। तो जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी b की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा। तो अगर आपको ग्राफ भी पूछता है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। फार्मूला पूछेगा तो ये चीज़ निकल आई जो अपने बायो-सेवर्ट लॉ से भी निकलता था। इसका मतलब बायो-सेवर्ट लॉ में जो एक्सपेरिमेंटली बताया था वो यहाँ पर इस ACL के हिसाब से भी करेक्ट आ रहा है। तो मेरे ख्याल से पूरा एप्लीकेशन पहला आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इसको। तो एम्पीयर सर्किट लॉ का हम लोग यहाँ पर अब दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, जो सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है। सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर मतलब अभी थिन वायर था, अब मान लीजिए सिलेंडर टाइप का वायर है, जैसे ये है, मार्कर है। तो मार्कर क्या है, थिक भी है। ठीक है, इसमें करंट कोई फ्लो हो रही है, मान लो आई करंट, उसकी वजह से हमको पॉइंट्स पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे सिलेंड्रिकल वायर है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, जस्ट लाइक दिस वन। तो इसको ऊपर रखा तो करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ये इसकी बीच में जो सेंटर से लाइन से पास होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सिस बोलेंगे। अब इसमें देखा जाए हमको 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, हो सकता है इसके बाहर, हो सकता है इसके सरफेस पर, हो सकता है कि इनसाइड किसी पॉइंट पे एक्सिस से। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 पॉइंट को मार्क किया, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इसकी जो रेडियस है मान लिया कैपिटल R है इसकी रेडियस। ठीक है, हमको 1 पे मतलब बाहर, सरफेस पे, इनसाइड द वायर। ठीक है, तो बाहर, सरफेस पे और इनसाइड लेना है, तो हमको ये 3 पॉइंट 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, हमको पहला जो पॉइंट्स मान लिया, केस फर्स्ट है कि व्हेन R की वैल्यू R से ज़्यादा हो, मतलब P पॉइंट जो उसकी रेडियस से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब कहाँ हो गया, बाहर हो गया। जब ये बाहर हुआ तो बाहर पे पॉइंट, इसमें अगर देखा जाए तो इस तरीके से खींच सकते हैं, ये करंट आ रही है। ठीक है, मार्कर ऐसे रखा हुआ है। अभी जब ये करंट आ रही है, इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, सिलेंड्रिकल वायर हो गया। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, इसमें करंट फ्लो हो रही है बाहर की तरफ, चाहे अंदर की तरफ, कहीं भी हो सकती है। अब इस पर 1 जो पॉइंट है बाहर है, तो ये 1 पॉइंट आ गया। ठीक है, ये इससे डिस्टेंस कितनी है, R, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। अब इस पॉइंट 1 पॉइंट पे देखें, जो 1 पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वही फिर राइट हैंड पाम रूल लगा दें हम लोग। तो राइट हैंड पाम रूल लगाया, करंट बाहर की तरफ और P पॉइंट इधर की ओर है, तो इसका मतलब B कहाँ डायरेक्शन होगी, थंब पाम की डायरेक्शन में, यानी कि B की डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर की तरफ। अब इस 1 पॉइंट से होता हुआ हम लोगों ने एक लूप खींचा, कैसा, सर्कल में। तो लूप खींचा, तो इसी लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर लूप या एम्पीरियल लूप बोल रहे थे। यहाँ पर DL जो लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया P पॉइंट पे DL, तो BBC डायरेक्शन में, DL BC डायरेक्शन में, तो इसका मतलब कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, कॉस थीटा फिर वंस अगेन 1। B भी क्या है, कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट्स पे ले ले हम लोग, तो B इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ लूप जो भी लिया हुआ है। तो फ्रॉम ACL लगाया तो फार्मूला क्या था, BDL cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। तो यहाँ पे रखा BDL cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि इसमें अंदर करंट कितनी है, टोटल आई करंट ही है। ठीक है, तो B बाहर कर दिया, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे DL लिया, DL का टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, सभी पार्ट को जोड़ने से मतलब कितना हुआ, सर्कमफरेंस, तो कितना होगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, B इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी कि B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो हम लोग का थिन वायर से आ रहा था बाहरी पॉइंट पे, वो भी यहीं पर आ रहा है। यानी कि इन्फाइनाइटली अगर लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल वायर है, तो उसके आउटसाइड द किसी पॉइंट पे क्या आएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब B इसमें देखो, तो इसमें भी B प्रोपोर्शनली किसके आया, 1 अपॉन R के आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये आउटसाइड द किसी पॉइंट पे हो गया। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए और मेरे ख्याल से पूरा समझ में आया होगा। दोनों डायग्राम बना लीजिए, नोट करिए। केस सेकंड लेते हैं, मान लो सेकंड पॉइंट पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, एट द सरफेस ऑफ वायर के। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा
एट द सरफेस में निकालेंगे तो इसमें एम्पियर लूप कहाँ आएगा, इसके सरफेस पर ही आएगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए जो आर है, कैपिटल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, स्मॉल आर के बराबर। तो जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है मतलब तभी सरफेस पे आएगा। तो सरफेस पे आएगा तो केस फर्स्ट हम लोगों ने क्या निकाला था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब इसमें आर की जगह कैपिटल आर रख दें, तो कैपिटल आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सरफेस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यानी हम लोगों ने अब इसमें 2 केस देख चुके हैं कि आउटसाइड अगर निकालते हैं, आउटसाइड तो क्या आया था, बी इक्वल टू 1 पर क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सरफेस पे निकाल रहे थे, एट द सरफेस पर, एट द सरफेस पे निकाल रहे थे अगर, तो B2 पर कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये 2 केस हम लोगों ने भी निकाले। अब हमको इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दिए, बाकी इससे निकल आया कुछ नहीं, सरफेस पे आ गया, आउटसाइड आ गया। अब हम लोग तीसरे केस की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम लोग को इनसाइड कहीं पर भी निकालना है। ठीक है, इसको तब तक आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर केस थर्ड को डिस्कस करते हैं।